तो बच्चों सबसे पहले तो मैं सवाल एक बार यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सवाल का। बाकी बच्चे एक बार फिर से पढ़ लें। मीन लाइफ दिया है, उससे हमें क्या निकाल लेंगे? 30 सम हम लोग कर रहे हैं। मीन लाइफ दिया हुआ, उससे हमें लैम्डा निकल गया। इसमें दो प्रोसेस हो रहा है साइमल्टेनियसली, या तो वो फ्यूजन में जा रहा है या तो अल्फा डीके में जा रहा है। एंड डेटा आर गिवन है ना। फिर स्क्रीन शेयर में हटाऊंगा फ्यूजन का अल्फा पार्टिकल का। फ्यूजन का दिया नहीं डेटा क्या? एक सेकेंड। अच्छा, फ्यूजन का वो लिख ही दिया है। ईच फ्यूजन रिलीजेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ये तो दे ही दिया है बच्चों, ये भी देखना। ईच फ्यूजन रिलीजेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाउ मेनी डीके पर सेकेंड? लैम्डा इज 1/10⁻13 और n is 10⁻20, 10⁻7, 10⁻7 न्यूक्लियाई पर सेकेंड डीके हो रहा है। एम आई करेक्ट बच्चों? यस सर। अगर इतना न्यूक्लियाई पर सेकेंड डीके हो रहा है, उसका 90%, 92%, 92% जा रहा है किसमें? अल्फा डीके में। मतलब 92% ऑफ 10⁻7 अल्फा डीके हो रहा है और 8% ऑफ 10⁻7 फ्यूजन हो रहा है। एक सेकेंड में फ्यूजन से कितना एनर्जी आएगा? 8 इंटू 10⁻7 के 5 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मच एनर्जी विल कम फ्रॉम फ्यूजन। फ्यूजन का कैलकुलेशन उसने नहीं दिया है, आराम कर दिया, क्वेश्चन आसान कर दिया कि ये दे दिया है, लेकिन अल्फा डीके का निकालना पड़ेगा। 92 इंटू 10⁻7 इतने न्यूक्लियाई डीके हुए अल्फा में पर सेकेंड, और उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा? मान लो ई हो रहा है पर में, डेल्टा ई। तो ये डेल्टा ई निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो पावर आउटपुट 8 इंटू 10⁵ इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये 92 इंटू 10⁻7 इंटू डेल्टा ई। प्रणव बताना, क्या डेल्टा ई निकालने आ रहा है तुम्हें? डेल्टा ई या क्यू कह सकते हैं, क्यू फॉर अल्फा डीके। क्या निकल जाएगा या नहीं? हाँ सर। नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा प्रणव। चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं फिर से। देखो ये क्यूरियम दिया हुआ है प्रणव, देखना ये डीके होगा अल्फा में, और ये तो मास डिफेक्ट निकाल लोगे इससे, है। दिस इज आवर रिजल्ट, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो मास डिफेक्ट निकालोगे, कितना मास कम हुआ, और 1U इज इक्वल टू दिस मच, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर कर लोगे, तो ये तुम्हें यहां से इस डेटा से क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डीके निकल जाएगा। इसको कर लोगे। कितने मार्क्स का ये सम था? हाँ सर, 5 मार्क्स का। बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। इसमें हाइड्रोजन एटम्स ग्राउंड स्टेट में है। हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में है, और इससे क्या किया, सारे वेवलेंथ हम पास कराए।
सारे वेवलेंथ इससे पास कराया, मतलब मिक्सचर ऑफ लाइट वेव या रेडिएशंस का है मिक्सचर, मतलब सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है। 100 नैनोमीटर भी है, 101 भी है, 102 है, 400 भी है, 401 भी है, 1000 नैनोमीटर भी है, मतलब कंटिन्यूअस है। और जब इससे पास कराया तो जब इधर हमें जो निकला इसको एनालाइज किया, जो इससे बाहर निकला। जब इसको एनालाइज किया तो क्या दिखा कि इसमें सर्टेन वेव लेंथ्स आर मिसिंग, कुछ वेवलेंथ मिसिंग है जो इससे पास किया। तो जब हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो सारे बच्चे देखना, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो कलर्ड है, बट सोचो कि ये पूरा अगर ब्लैक कलर होता तो सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, सिर्फ ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ऐसा कुछ मिसिंग है। ये जो लाइन दे रहा है ना, ये ब्लैक लाइन है, बाकी व्हाइट है, ऐसे समझो। तो ये ब्लैक लाइन का मतलब ये नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, सिर्फ ये लाइन। अगर तुम अच्छी बुक देखोगे, मान लो कि फॉरेन ऑथर का, तो ये पूरा व्हाइट रहेगा और यहाँ पे ब्लैक लाइंस रहेंगे, मतलब दीज आर मिसिंग, मतलब ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया है, दैट्स व्हाई इसमें नहीं था। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझना, क्योंकि ये बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते और नहीं क्लियर होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम इज कि हाइड्रोजन गैस, जो गैस है, मतलब हाइड्रोजन हो या जो भी है, गैस को क्या किए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इसको एक्साइट किया, इलेक्ट्रिक आर्च से इसको एक्साइट किया, तो ये हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा बाय इमिटिंग फोटोन। तो ये सारे जो रेडिएशन निकला है बाहर इमिशन में, इमिटेड रेडिएशन, इसको एनालाइज किया गया। तो क्या देखोगे, ये पूरा ब्लैक ले रहा हूं, ये पूरा ब्लैक का स्ट्रिप है। मैंने यहां पे बताया पूरा व्हाइट का स्ट्रिप है, ये ब्लैक लाइन है, बट यहां पे पूरा ब्लैक है और देयर आर सम व्हाइट लाइंस। व्हाइट लाइंस का मतलब सिर्फ ब्राइट लाइन है, ब्राइट, बाकी ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये है व्हाइट और ये लाइन है ब्लैक। क्योंकि आईआईटी ये सब भी पूछ सकता है, पता ही नहीं है इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये पूरा व्हाइट 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 और ये लाइन डार्क डार्क, ब्लैक ब्लैक, ये पूरा डार्क और ये व्हाइट। व्हाइट लाइन, व्हाइट का मतलब पेपर में ऐसे व्हाइट, मतलब दीज आर द प्रेजेंट। सो ओनली दिस फ्यू वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। तो ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं बच्चों समझ में आया तो थम्स अप करो, नहीं तो फिर दोबारा कहूंगा। ऋषिकेश, तो मैं कह रहा हूं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या ग्राउंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है, इतने ही डिफरेंस का वो फोटोन्स लेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, प्रथम का है कि सर आवाज कट रही है, क्योंकि नेटवर्क अभी इशू रहता है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना उसमें। तो कोई कहेगा कि सर क्या ये हो सकता है कि कोई ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया इलेक्ट्रॉन,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है, तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्ब करके वो चला जाए दूसरे एक्साइटेड स्टेट में। तो कहेंगे बच्चों ये नहीं है होगा, बिकॉज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो वहां पे स्टे करेगा वो स्टे टाइम इज वेरी स्मॉल, स्टे टाइम इज वेरी स्मॉल और इन द रेंज ऑफ 10 to the power 8 सेकेंड, -8 सेकेंड। सो वो इमीडिएटली वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में बाय इमिटिंग एनर्जी फोटोन्स। तो ये इस स्टेट में फिर से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना। तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में n = 2 से n = 3 में जाने वाला फोटोन्स एब्जॉर्ब नहीं होगा। n = 2 से n = 4 में जाने वाला फोटोन नहीं रहेगा, मतलब बाल्मर सीरीज या पास्चर सीरीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि 10⁻⁸ सेकंड में ही वापस आ जाता है। अब इसमें दो सवाल आता है बच्चों। तो बच्चों इसमें सवाल यह आता है कि जब इसने 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही ये इमिट कर दिया फोटोन्स जो एब्जॉर्ब किया है, तो इस तरफ जो हमने देखा इधर, तो वो तो फिर मुझे दिख जाना चाहिए था। ये सवाल मैंने, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में बोला था, एक बच्चा ने पूछा था मुझे कि सर जब ये तुरंत निकाल ही दिया, इमिट ही कर दिया, तो हमें इधर मिल जाना चाहिए था। ऋषिकेश याद है कुछ हमने कुछ कहा था इस पे? अगर सिर्फ एक ही होता, मतलब अगर बिना किसी इंटरप्शन के जाता तो वो पूरी इंटेंसिटी मिलती, लेकिन अब वो चारों डायरेक्शन में देगा तो उसकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत अच्छा। तो एक्चुअली में ये जो सब एटम्स किया, तो कोई इधर करेगा, कोई इधर करेगा, कोई इधर करेगा, कोई इधर करेगा, डायरेक्टेड नहीं किसी डायरेक्शन में करेगा। तो हम जो इसको ले रहे हैं कि यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, तो इसमें नहीं रहेगा। तो जो एब्जॉर्ब हो गया, ये इमिट किया तो 2-4 फोटोन्स इधर भी आया होगा, बट सर्टेनली उसका इंटेंसिटी बहुत कम दिखेगा। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुआ उसका इंटेंसिटी इधर कम दिखेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जिसका एक्साइटेड स्टेट में स्टे टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा ज्यादा का मतलब 10 to the power -3 सेकेंड में, मिली सेकेंड के रेंज में होता है। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, उसी एलिमेंट को हम यूज करते हैं लेजर बनाने में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर वैसा एलिमेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि वो इसी स्टेट में है, एक और फोटोन आया उसको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, तो दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। उस केस में उसको बोलते हैं बच्चों मेटा स्टेबल स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट में गया और 10⁻³ सेकेंड के रेंज में अगर स्टे कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे, दैट इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। तो बच्चों इस सवाल में पढ़ लो, इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम 0 है और पार्टिकल चला गया ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम in of particle in y direction in x direction is equal to 0। अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, अभी थोड़ा सा समझो इसको, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन x डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा,
from linear momentum conservation along x-axis that will come to 0. Velocity of rings becomes 0. हम इस पे डिस्कशन करेंगे अभी कि मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं कि नहीं, लेकिन अभी मैंने लगा दिया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर फ्रिक्शन अगर नॉर्मल इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी तो इम्पल्सिव होगा ना? हाँ, यही बात कर रहे हैं। यही चीज आईआईटी ने यहाँ तो फ्रिक्शन बहुत छोटा होता है ना? नहीं, यहाँ पे जो म्यू इंटू एन फोर्स लगेगा, स्लिपिंग होगा, तो एन बहुत लार्ज हो जाएगा। क्यों लार्ज हो जाएगा एन? अगर ये यहाँ हिट किया होता तो नॉर्मल इधर लगता है, इसका कंपोनेंट नहीं होता, बट यहाँ पे हिट किया तो ये इस पे जो नॉर्मल फोर्स इधर लगा है पार्टिकल पे, और पार्टिकल पे नॉर्मल फोर्स इधर लगा है, तो पार्टिकल भी इस पे एक इधर लगा है, एक इंपल्स और एक इधर लगा है, तो ये जो नॉर्मल है ये उस टाइम इंटरवल में, कोलिजन्स के टाइम इंटरवल में बड़ा हो गया होगा। तो प्रथम जो बात कर रहा वो सही है, बट आईआईटी ने इस चीज को मिस कर दिया। उसको मैं अभी डिस्कस करता हूं। अभी तो ये लिखा है क्या, ग्राउंड इज रफ, ये दिया है क्या? अगर सवाल तुम पढ़ो, प्रथम सवाल पढ़ो अगर, तो सवाल में ऊपर में कहीं ये नहीं दिया कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज रफ, दिया है क्या? सर लेकिन विदाउट स्लिपिंग बोला है तो फ्रिक्शन तो होगा ही ना। नहीं, फिर से बोला आयुष। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दिया है ना, तो फ्रिक्शन तो होगा ही। अरे फ्रिक्शन क्यों होगा? ग्राउंड पे तो, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फ्रिक्शन लेस भी रहेगा तो भी रोल करेगा। रोल सेट कर दिया, विल कीप ऑन रोलिंग। अगर इंक्लाइन होता तो, स्मूथ इंक्लाइन होता तो रोलिंग पॉसिबल नहीं है, बट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो रफ भी हो या स्मूथ हो, दोनों में रोलिंग होगा। हम सेट करके रख दिया, v इक्वल टू ओमेगा दे करके रख दिया, इट विल कीप ऑन रोलिंग। सर उल्टा अगर फ्रिक्शन हुआ तो कभी ना कभी रोलिंग सीज हो सकता है ना, माने नहीं, अभी सवाल से डेविएट नहीं करते प्रथम, हम सिर्फ ये कहे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है और हम परफेक्टली रिजिड बॉडी लेते हैं, तो अगर परफेक्टली रिजिड है तो फ्रिक्शन भी है तो रोल कर रहा है तो वो अपने आप स्टॉप नहीं करेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग। परफेक्टली रिजिड रोलिंग फ्रिक्शन करके जाकर के HC वर्मा का लास्ट पेज जाके पढ़ लेना, सारे बच्चे आज पढ़ लेना कि प्रैक्टिकली अगर एक स्फीयर को रोल करा देते हैं फिर वो रुक जाता है, क्यों रुकता है। तो आज का होमवर्क हो गया तुम्हारा, रीड HCV लास्ट पेज थ्योरी पार्ट, लिख लो वहां पे, सर ने कहा पढ़ने के लिए। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है बिकॉज जहां पे कांटेक्ट है वहां पे परफेक्टली रिजिड नहीं है, तो वहां थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। परफेक्टली रिजिड होता तो एक पॉइंट पे ही कांटेक्ट में होता, तो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी एग्जैक्टली सीधे एक लाइन में होता, बट अभी क्या होगा कि थोड़ा शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ द स्लाइट डेविएशंस, तो होगा वहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे। चलो हम उस पे आगे बढ़ते हैं उससे। तो अगर सवाल देखो ऊपर तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शन लेस है या फ्रिक्शन है, तो हमने अभी फ्रिक्शंस को कंसीडर नहीं किया। अगर फ्रिक्शन लेस होता तो सर्टेनली दिस विल कम टू रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में आ जाएगा। तो अब ए और बी ऑप्शन सिर्फ पहले पढ़ो। द रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर इट्स स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। तो देख रहे हैं यहां से बच्चों, इसका वेलोसिटी तो 0 हो गया, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करो।
So from angular momentum conservation, इस पे एंगुलर इंपल्स निकाल। अगर मैं पूछ ही दूं, अभी मैं फ्रिक्शन लेस लेके कर रहा हूं बच्चों, तुम भी फ्रिक्शन लेस ले लो। ये फ्रिक्शन लेस है, ये 20 से आया और 10 से इधर चला गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखो इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो पार्टिकल का कितना हो जाएगा, m 20 v इंटू r। r ये डिस्टेंस दिया है कुछ, एक काम करते हैं, डिस्टेंस जो दिया है वो इसके अबाउट दिया है। वन बाय फोर। इसके अबाउट ले लो, अगर फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन नहीं है दोनों केस में इसके अबाउट ले लो तो इंपल्स कितना हो जाएगा, सॉरी इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 20 इंटू 0.75 इतना माइनस के कर, ये हो गया पी आई प्लस इसका देखना, ये रिंग दिया ना, रिंग क्या हो जाएगा 2mr स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट इंटू ओमेगा v बाई आर। है ना, आई ओमेगा, तो इसका इधर हो जाएगा प्लस के कैप। देखो ये जीरो नहीं है, दैट इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल ये इधर गया है तो इसके बाद कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 इंटू डिस्टेंस r माइनस के कैप और प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग। तो ये कैलकुलेट करो, ये दोनों मिलाओ और फिर देखो कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग जीरो नहीं आएगा। बच्चों चेक करो तो जो मैं बता रहा हूं। सर आपने कहा कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन मतलब इस साइड आगे लगेगा। सर फ्रिक्शन तो प्रोवाइड करेगा ना, मतलब हाँ बोलो फिर से। सर फ्रिक्शन रोटेशन को प्रोवाइड करेगा या अपोज करेगा? नहीं नहीं, जैसे अभी मान लो ये अभी हमने देखा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो हो गया, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से देखा कि इसका ओमेगा कुछ आया, बट मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, किसी ने कैलकुलेट किया शुभम ने, तो मैं सिर्फ ऑप्शंस ले रहा हूं कि इसका मान लो कि ये और इसमें कंपेयर करो तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मान लो इधर हो गया, तो ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है, तो ये पॉइंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है पॉइंट, इसका वेलोसिटी इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F1। ओमेगा अगर इसको क्या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा माइनस आई कैप में, और अगर रिंग का रोटेशन इधर रहा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? पर यस सर। एक्चुअली जिन्होंने ये सवाल बनाया था वो मेंटल स्टेट इससे बनाया था कि हमें सिर्फ इसका रोटेशन पूछना है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा।
अब रोटेशन पूछने का डायरेक्टली नहीं सोचा, बच्चों को परेशान करते हैं, इनडायरेक्टली पूछते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से। अब ये पूरा सवाल ही गलत हो गया कि अगर फ्रिक्शन है तो जो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इधर एक्स एक्सिस में लगाए हैं वो गलत हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इधर लगेगा ही नहीं, है ना। तो तुम इसके ऑप्शन देखो, जो आईआईटी ने पूछा उसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इधर लगाया है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं इसके अबाउट, देयर इज नो डाउट, बट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना गलत है। लेकिन यही सवाल परफेक्टली राइट होता, ये सवाल परफेक्टली राइट होता अगर जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नहीं पूछ करके सिंपली कहते हैं कि ये रोटेट किधर कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कोशिश किया समझाने का कि ये सवाल में गड़बड़ी है, मिस्टेक्स है, लेकिन कैसे ये मिस्टेक आया होगा, कैसे प्रोफेसर्स ने सोचा होगा जो पेपर सेट किया, वो मैंने एक्सप्लेन किया। Let's assume that the current voltage graph photoelectric tube consists of two straight lines. कुछ मैसेज आया, एक बार देख लेता हूं। प्रथम ने कहा सर आंसर ए है क्या? मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं इसको, पूरा पढ़ा नहीं। On such photoelectric tube, light of wavelength 310 nanometer is incident. The work function of the emitter is 2 electron volt. The tube effectively acts as a solar cell. How does the current depends on? Saturation current दिया हुआ है। अविनाश ने सी कहा। तो बच्चों इस सवाल में एक बार देखना कि ग्राफ किसके किसके बीच में पूछा है, और ये सोलर सेल जैसा एक्ट कर रहा। सोलर सेल का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कहाँ पे? सेमीकंडक्टर में। इसको मैं अभी बोर्ड से हटा रहा हूं और सॉरी स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। देखना ग्राफ किसके किसके बीच में है। सैचुरेशन करंट ये दिया है 2 एम्पियर, ये दिया Vs, तो ये हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट। ये हमने निकाल लिया था अभी कुछ देर पहले, हालांकि इसमें जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राफ पूछा है। अब ये सोलर सेल को समझना, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकला, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहा है, तो करंट इधर होगा। तो जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा इसके बीच का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ऐसा समझो कि एक ऐसे बैटरी जैसा बिहेव करेगा, इधर का बैटरी। तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा? तो V = IR। तो अगर मैं R अभी फिक्स लिया, करंट अगर चेंज होगा तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा, और सर्टेनली यही हाई रहेगा। करंट ऐसे आ रहा है, सोलर सेल में है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो दिस इज एट हाई पोटेंशियल। तो ऐसा ही बैटरी होगा, तो वो इस रीजन में लाई करेगा, इधर तो लाई ही नहीं करेगा बच्चों। तो अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो किसी टाइम पे मान लो ये जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे कर रहा है। सर वो इस साइड में इसलिए आया ना क्योंकि वो अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। हाँ,
इस साइड में होगा ना, ये इधर कब होगा पोटेंशियल, जब ये उल्टा रहता। बैटरी अगर कनेक्टेड, यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ साथ बैटरी भी लगा देते तो इधर वाला रीजन में आता। चलो तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी टाइम पे करंट ये है, आई करंट है, ये आई। तो अगर ये करंट आई है, इस रीजन में है, देन ये पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा, ये V। तो मैंने V = IR लिखा और यहां से क्या कर दिया, हमें पूरा I और R में रिलेशन पूछा है, V को हटाना है। तो इस ट्रायंगल में कैसे रखे हैं, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो दिस इज I और दिस इज VS माइनस V, ये वाला पार्ट। तो I अपॉन VS माइनस V, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन VS। तो यहां से क्या आ गया, I VS आया था 2 माइनस V, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन VS भी 2 था, पुट कर दिया। तो अभी समझ में आ गया होगा। सॉरी एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, सही है। सो I इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस V। यूनिट में गड़बड़ी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स है। तो V को लिख लिया 2 माइनस V, सॉरी V को लिख लिया 2 माइनस I, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। I is equal to 2 by R plus 1. This will be the relation. प्रथम समझ में आया क्या? पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, उसके बाद रिकॉर्ड कर लेता हूं। बच्चों देखो ये सवाल हमें करना है, 8th सवाल। दो इनफाइनाइट प्लेन है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी बट साइन निगेटिव है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। तो करेक्ट फिल लाइंस का ग्राफ कौन सा है ना। प्रथम को डाउट्स है कि सर डी एंड बी में कौन सा रिलेशन होगा। तो बच्चों मैं अभी स्क्रीन से हटा रहा हूं, बोर्ड पे बता रहा हूं। ये प्लस सिग्मा हो गया, ये माइनस सिग्मा हो गया। तो सिंपल से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखता हूं। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होगा सिग्मा बाई 2 epsilon naught. 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अब ये डिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो क्या फर्क पड़ता है, इसका होगा इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और आई होप कि ये सवाल हो चुका है सॉल्व। इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इसके बाइसेक्टर के लॉन्ग, क्योंकि इक्वल है दोनों वैल्यू, इधर होगा। क्या इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग है, नहीं, इधर होगा। कितना हो जाएगा इधर, √2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट। तो यहां पे भी वही रहेगा, यहां पे भी वही रहेगा, यहां पे भी वही रहेगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। प्रथम क्लियर हुआ क्या, यस। आदित्य कौन से फोर्थ का ऑप्शन तुम्हें डाउट है, किस सवाल में, जो अभी स्क्रीन शेयर किया था वही। शायद इसी में कर रहा होगा। बच्चों देखो इसमें फोर्थ क्या है,
12th भी डाउट है, 12th पे भी आते हैं बच्चों। ये कह रहा है सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? तो सी और डी में तो ऑप्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण रेडियल होता है बच्चों। तो ये दो डायरेक्शंस ड्रॉ करो और वो सेम सर्कल पर नहीं हो, ए से डिस्टेंस कम हो, बी से डिस्टेंस सॉरी वो पॉइंट चार्ज ए से दूर में होगा और बी से नजदीक में होगा। Each of the following figures shows electric field vector at 2 points A and B in an electric field. In which figure or figures can be the illustrated field be created by a single point charge? तो इसमें क्या करो, this is A, this is B और ये फील्ड लाइंस किसी का है तो इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, यहाँ पे मिल गया, दिस इज O। तो फील्ड लाइंस जहां से पास करेगा पॉइंट चार्ज से पास करेगा बच्चों। तो अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये करेक्ट होगा, बिकॉज इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा, तो यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया ये करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। बट अगर हम बी की बात करें, बी की बात करें तो ये फील्ड लाइंस ये बड़ा है और ये फील्ड लाइंस छोटा है, इसको बढ़ा दिया, सटनली यहाँ पे रहेगा तभी इसको बढ़ा दिया, यही से ओरिजिनेट कर रहा है। अब ये डिस्टेंस नजदीक है, ये डिस्टेंस लार्ज है, तो यहाँ पे ज्यादा फील्ड नहीं हो सकता है, फील्ड यहीं पे ज्यादा होगा। तो आदित्य क्लियर हुआ क्या? यस सर। पक्का? तुम्हारा डाउट्स क्या था? सर वो सी ऑप्शन भी करेक्ट दिया उन्होंने, वो कैसे आ रहा है? बच्चों एक स्फेरिकल सेल है और इसको हमने एक प्लेन से कट किया, देखना शायद सवाल यही था, ये डिस्टेंस है r, this distance is r, so ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, दिस पार्ट इज अप्लाइंग हाउ मच फोर्स ऑन दिस पार्ट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई ऑफ इनटू रेडियस ऑफ वो जो कट ऑफ पार्ट उसका। ये प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मुझे पता है P,
तो ये जो P लग रहा है इस पे अगर फोर्स देखेंगे तो इसका कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया। एम आई करेक्ट बच्चों? इसका जब कंपोनेंट लेंगे ये वाला तो ये आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। तो सिर्फ ये एरिया लेना है, ये वाला एरिया। कैन यू फाइंड दिस एरिया? निकल जाएगा कि नहीं? दिस इज a small r, this is capital R. So how much this area is? Pi into r square minus a small r square ठीक है। इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई कितना आता था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या ये आंसर नहीं है?